नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हम आपको बता दें, इस खबर को देखने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान सुनिए। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है। तो सुना आपने। हम आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज किसान दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना परमिशन के किसान दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अभी तक किसानों को कोई परमिशन नहीं मिली है। नेता सरवन पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। इन किसानों को पंडाल में बैठाया गया है, जहां इन्हें नमक दिया जा रहा है ताकि अगर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं तो सांस लेने में दिक्कत ना हो। दरअसल आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर नमक खाते हैं तो राहत मिलती है। वहीं से लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस अलर्ट है। शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहां नए सिरे से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जाली कैमरे और लाउड स्पीकर तक लगा दिए गए हैं। अंबाला जिले में खनौरी बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 और 144 लगा दी गई है। ऐसे में अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर जिस जगह से जत्था रवाना होना है उसके ठीक पीछे ही रस्सी लगाकर सभी को रोक दिया गया है। 101 किसानों के अलावा किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर तक किसानों ने रेस्क्यू टीम के साथ वॉलंटियरों की ड्यूटी लगाई है। गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरों की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पिछले 32 वर्ष से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5,000 रुपए फीस भी लेता था। इनमें से एक तो 8वीं पास है, वहीं एक फर्जी डॉक्टर शमीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती और बीके रावत के पास से पुलिस को सैकड़ों एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं। ये गिरोह अब तक 1200 लोगों को फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे चुका है। पुलिस ने खबर मिलने पर पांडेसरा में 3 क्लिनिक पर छापा मारा, जहां पर इनके पास से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के सर्टिफिकेट मिले हैं, जिन्हें सूरत के ही 2 डॉक्टरों ने जारी किया था। इनकी जांच करने पर पता चला कि जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया था वो गुजरात सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस के साथ छापा मारने गई टीम ने भी कहा कि डिग्री फर्जी है। पकड़े गए आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने 1990 के दशक में BHMS की पढ़ाई की थी। वो कई ट्रस्ट में वक्ता के तौर पर काम करता रहा, लेकिन जब इससे ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ तो उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कदम रखा। उसने ये गिरोह इसलिए शुरू किया क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए कोई नियम लागू नहीं किए हैं। रमेश गुजराती को पता चला कि भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। इसके बाद उसने इसी कोर्स में डिग्री देने के लिए एक बोर्ड बनाने की प्लानिंग की है। इसके लिए उसने 5 लोगों को काम पर रखा, उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ट्रेनिंग दी। 3 की जगह 2 साल में ही डिग्री पूरी करवाकर उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाएं लिखने की ट्रेनिंग दी। इन्होंने 70,000 रुपए दिए। इसके बाद 15 दिन के अंदर इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए गए। इनका रजिस्ट्रेशन करने वाली वेबसाइट भी फर्जी थी। यदि आप भी अपने बच्चों के लिए बाजार से स्नैक्स के पैकेट खरीदते हैं जिसमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए खिलौने रखे होते हैं, हम आपको बता दें, ये खबर देखकर और ये खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि बच्चों को स्नैक्स का पैकेट दिलाएं या फिर नहीं। ऐसा ही कुछ वाकया उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ है, जहां पर मासूम बच्चे ने अपने पिता से जिद की और क्रैक्स खाने की। पिता ने बच्चे को क्रैक्स का पैकेट दिलवाया और अपने काम पर चला गया। बच्चे ने पैकेट खोल कर खाया। उस पैकेट में निकली रबर की छोटी सी बॉल ने उस बच्चे की जान ले ली। हम आपको बता दें, क्रैक्स के धोखे में उस बच्चे ने उस बॉल को भी निगल लिया, लेकिन वो गले में अटक गई। इसके बाद मासूम बच्चा छटपटाने लगा। ये देखने के बाद उसकी माँ अपने बेटे के पास आई। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले बच्चे की हालत बेहद गंभीर हो गई। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद सराय का है। यहाँ के निवासी तस्लीम के लड़के उस्मान के गले में बाल फंसने से उसकी मौत हो गई। मासूम क्रैक खाते खाते पैकेट का बॉल भी खा गया, जिसके बाद वो बाल बच्चे की सांस नली में जाकर फंस गई। इस घटना के बाद पूरे घर में हड़कंप मच गया।
और परिवार में रो रो कर बुरा हाल हो गया। तस्लीम के बेटों में उस्मान सबसे बड़ा था और एक बेटा अभी 1.5 साल का है। हम आपको बता दें, उस्मान की उम्र 5 वर्ष की बताई जा रही है। बुधवार रात करीब 9 बजे मासूम उस्मान को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये देखने के बाद वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। उस्मान की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जरा सोचिए, कुछ मुनाफे के लिए स्नैक्स की कंपनियां किस तरीके से बच्चों को आकर्षित करने के लिए इसमें खाने पीने की स्नैक्स के बराबर ही छोटे छोटे प्लास्टिक के रबड़ के खिलौने डाल देते हैं। हालांकि कुछ स्नैक्स पैकेट में ये खिलौने पैकिंग में होते हैं, लेकिन कुछ में ऐसे ही डाले गए होते हैं और मासूम बच्चे खाने पीने की चीज समझकर उसको भी खा लेते हैं, जिससे इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्टार भारत न्यूज की इस खबर को देखकर संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसी कंपनियों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि कल को कोई और उस्मान अपनी जान से हाथ न धो बैठे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। पिछले दिन की कार्रवाई में विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर हैं के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने अडानी को लेकर नारे लगाए। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हो गई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार गिराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। निशिकांत ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर का विभाजन चाहने वालों से नहीं मिले। निशिकांत ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं का एक धड़ा पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को मिली तरक्की को गलत साबित करना चाहता है। असम में सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है, वे संसद नहीं चलाना चाहते। राहुल गांधी देश में शांति कायम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरीके से मणिपुर में आग लगाई, वैसे ही संभल में आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ के चलते एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार रात बिना बताए संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आए थे। थिएटर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए उतावले हो गए। बड़ी संख्या में फैंस ने उनके साथ थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके चलते थिएटर में भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। भीड़ कम होने के बाद सांस घुटने से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लोगों का इलाज चल रहा है। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 105 गैर इरादतन हत्या और 118(1) जानबूझकर चोट पहुंचाने के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ चिक्कापल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। साल की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि फैंस थिएटर में कुर्सियों पर चढ़कर नाच रहे हैं। कोई थिएटर के बाहर तो कोई थिएटर के अंदर सीटियां बजा रहा है। सुबह से ही सिनेमा घरों में बेहिसाब भीड़ दिखाई दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 पूरी तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म है। हर घटना के केंद्र में उनका किरदार ही रहता है। ये फिल्म हीरो वर्शिपिंग करती है, लेकिन अपने हीरो के स्वैग में कोई कमी नहीं आने देती। कूट कूट कर स्टाइल भरी हुई है। सुकुमार ने जिस तरह से अल्लू अर्जुन को पेश किया है, उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष भी है, अल्लू अर्जुन फिल्म में जो कर रहे थे वो अपनी तरह का पहला प्रयोग नहीं था। उनके सीन्स को बहुत बड़े स्केल पर माउंट किया गया। मेकर्स उनके सीन के जरिए जो इमोशन निकलवाना चाहते थे वो पूरी तरह से बाहर आए हैं। 100 बातों की एक बात, एक्शन सीन्स में रोंगटे खड़े हुए हैं, ये निश्चित तौर पर सच है। हालांकि रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई है, जिससे ये कई पायरेसी वेबसाइटों पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गई है। इस लीक में फिल्म के HD वर्जन भी शामिल है, जो 240 पिक्सल से लेकर हाई क्वालिटी 1080 पिक्सल तक के रेजोल्यूशन में उपलब्ध हैं। बाबरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खासकर पुराने लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको बता दें, PAC और कई थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। पुराने लखनऊ और अन्य संवेदनशील इलाकों में PAC और पुलिस तैनात की गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। लखनऊ पुलिस ने सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाने रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी अफवाह से बचें और प्रशासन का सहयोग करें। बता दें, अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज 6 दिसंबर को है, जहां लखनऊ में पूरी तरह से मुस्तैदी है। गौरतलब हो कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला एक ही साथ आया था। हो सकता है राम मंदिर का नक्शा फैसले के पहले बन गया हो, तभी वहां तुरंत काम शुरू हो गया था।
मस्जिद का काम भी ढीला पड़ा है। 5 साल बीत गए, अभी तक कमेटी नक्शा नहीं बना पाई है। धन्नीपुर में सिर्फ जमीन लेकर डाल दी गई, यहाँ एक ईंट तक नहीं पड़ी। अयोध्या के धन्नीपुर गांव के रहने वाले एक शख्स ने इस देरी के लिए मस्जिद कमेटी और सरकार को जिम्मेदार माना है। अयोध्या शहर से 28 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में ही बाबरी मस्जिद की जगह दूसरी इबादतगाह बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। इस्लाम खान नाम के व्यक्ति का खेत मस्जिद की जमीन के ठीक बगल में है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया। हिंदू मुस्लिम पक्ष को अपने अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए जमीनें मिली। राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़े गए, मंदिर बना और इसका भव्य उद्घाटन पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन मस्जिद की अब तक नींव भी नहीं खोदी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में बिजली की दरें ना तो महंगी हुई हैं और ना ही भविष्य में महंगी होंगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टाटा पावर के उड़ीसा मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस मॉडल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। परिषद ने कहा था कि उड़ीसा में 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए 3941 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में 1172 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1620 रुपए है। इसके साथ ही उड़ीसा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ताओं से हर महीने 60 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, प्रदेश में बिजली की दरें न पहले महंगी हुई हैं और न ही आगे होंगी। ये सरकार उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देती है और निजीकरण का कोई भी कदम उनके हितों के खिलाफ नहीं होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि निजीकरण से जुड़े किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उड़ीसा में टाटा पावर के PPP मॉडल में उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। लखनऊ में बांग्लादेश में सनातनियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन महासभा ने गुरुवार को गांधी प्रतिमा हजरतगंज पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण और राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास मिश्र के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के प्रति जागरूक करना था। रैली के दौरान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सनातन महासभा करे पुकार, दखल दे मोदी सरकार जैसे नारों से हजरतगंज चौराहा गूंज उठा। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार को अब हम सहन नहीं करेंगे। इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तार किया गया है। सनातनी भाइयों को पूजा करने से रोका जा रहा है। ये अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम अपील करते हैं कि वो इस मामले पर संज्ञान ले और बांग्लादेश पर दबाव डाले ताकि वो अत्याचार रोका जा सके। इस मामले में ध्रुव प्रवीण, मुकेश अवस्थी, पूनम अवस्थी, रीना अवस्थी, सुरेश तिवारी, पंकज त्रिपाठी, सत्यम मिश्रा, अमित दीक्षित, प्रदीप पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही भारत रक्षा दल, पनुन कश्मीर और विनायक ग्रामोद्योग संस्थान के प्रतिनिधि भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सड़क जाम करने के बाद जदिया पुलिस के पहुंचने पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में जदिया SHO राजीव कुमार घायल हो गए। उन्होंने पथराव के जवाब में अपनी पिस्टल तान दी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारी घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह त्रिवेणीगंज में दुर्गा मंदिर के पास सड़क जाम हो गई थी। लोग परेशान हो रहे थे। उसी दौरान जदिया पुलिस वहां से गुजर रही थी। जाम देखकर जदिया SHO राजीव कुमार और उनके साथी गाड़ी से उतरकर पैदल त्रिवेणीगंज थाने की ओर जाने लगे, लेकिन अचानक भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में SHO राजीव कुमार घायल हो गए। गुस्से में उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल कर तान दी। SHO का ये रवैया देखकर पुलिस जवान भी हरकत में आ गए और भीड़ को खदेड़ने लगे। इससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए और दोनों तरफ से हंगामा होने लगा। जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प और पथराव साफ दिखाई दिया जा रहा है। वीडियो में SHO राजीव कुमार को पिस्टल तानते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के लाठीचार्ज किया, जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पहले पथराव किया, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। गाजियाबाद की शिप्रा सन सिटी सोसाइटी से एक बार फिर गार्ड से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ एक रईसजादे ने पहले तो गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर कुछ सेकंड के भीतर एक के बाद एक कई तमाचे जड़ दिए। यह वीडियो इंदिरापुरम के शिप्रा सन सिटी सोसाइटी का बताया जा रहा है। घटना कब की है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। इसमें एक रईसजादा कुर्सी पर बैठकर सोसाइटी के गार्ड से बहसबाजी करता दिख रहा है। इस दौरान वो गार्ड को अनगिनत बार भद्दी भद्दी गालियां देता और शर्मनाक टिप्पणी करता है। इसके बाद रईसजादा अचानक से गुस्से में उठकर गार्ड पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है।
वीडियो में गार्ड और रईसजादे के अलावा एक और युवक बगल में खड़ा नजर आ रहा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि रईसजादा देखते ही देखते लगभग 33 सेकंड में करीब 11 तमाचे जड़ देता है। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो गार्ड को घसीटकर जमीन पर पटकने की कोशिश करता है और फिर उस पर टूट पड़ता है। वीडियो में रईसजादा नशे में चूर नजर आ रहा है। इस दौरान वो न आओ देखता है न ताओ और गार्ड को बुरी तरह पीटने लग जाता है। इस दौरान गार्ड गिड़गिड़ाता रहा और रईसजादे से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नशे में चूर रईसजादा ने उसकी एक न सुनी और उस पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।